Hello students, welcome back to Learn from Home classes with Deepak Chaubey. So today we will continue with the class 9th chemistry. The chapter is matter in our surrounding. So in previous class we have discussed about matter, nature of matter and characteristics of particles. तो हम लोग आज देखेंगे कुछ टर्म्स जो कि मैटर से इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। उन टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में। इंटर पार्टिकल स्पेस, इसको हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी बोल सकते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी बोल सकते हैं। तो लुक हियर, इंटर पार्टिकल स्पेस। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से एक कुछ सेपरेशन पे रहते हैं, यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो जितने भी मैटर के फॉर्म हैं, उन सभी मैटर के फॉर्म में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। दो एटम्स के बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस को ही हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इसको हम बोल सकते हैं द स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स स्पेस या द स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, इट्स कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस। अब ये स्पेस ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। लाइक सॉलिड में स्पेस क्या होता है? कम होता है। और गैस में स्पेस क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? इसका डेफिनेशन अगर बात करना रहे तो द स्पेस बिटवीन टू consecutive particles is known as interparticle space। दो कंजिक्यूटिव कहने का मतलब, अगर ये देखो यहाँ पे, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे पार्टिकल्स, ये मान लो कि कोई लिक्विड का एक मैं बता रहा हूं, ऐसे ये पार्टिकल्स हैं लिक्विड के। अब यहां देखो, तो इन दोनों के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अब अगर हम लोग इसके और इसके बीच के स्पेस को बोले इंटर मॉलिक्यूलर, तो वो नहीं होगा। यानी कोई दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को ही हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस कर सकते हैं। एक पार्टिकल का किसी और दूसरे पार्टिकल से स्पेस नहीं कहेंगे। कंजिक्यूटिव यानी लगातार पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। अब आते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट टर्म है वो है इंटर पार्टिकल फोर्स। तो हम लोग का नेक्स्ट टर्म है इंटर पार्टिकल फोर्स। लो, बेसिकली ये अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन, इट इज अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन बिटवीन टू constituent particles in any form of matter is called interparticle force। इंटरपार्टिकल फोर्स किसको कहेंगे? तो किसी भी मैटर का फॉर्म ले लेते हैं,
तो उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी उसके अपने पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये एक दूसरे को बांधने का कोशिश करता है, एकदम जकड़े रहता है, इसको हम लोग कहते हैं जकड़े रहना। तो ये क्या करता है, दो एटम्स को एकदम एक मजबूती से पकड़े रहना, होल्ड किए रहता है। इस फोर्स को ही हम लोग इंटर पार्टिकल फोर्स कहते हैं। अब जो कि एक सेम पार्टिकल्स के बीच में रखता है, तो एक वैसे अट्रैक्शन फोर्स होते दो तरह के हैं। अभी मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफरेंट बता रहा हूं। अट्रैक्शन जो फोर्स होता है ये दो तरह का होता है। जैसे एक होता है कोहेसिव और एक होता है एडहेसिव। कोहेसिव मतलब बिटवीन सेम पार्टिकल्स, यानी सिमिलर पार्टिकल्स। सिमिलर, सेम की जगह अगर हम लोग सिमिलर लिखे ज्यादा अच्छा है। सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और डिसिमिलर पार्टिकल्स के बीच में, डिसिमिलर पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं। लेकिन ये इंटर पार्टिकल फोर्स हमेशा कोहेसिव होता है। क्या होता है? कोहेसिव होता है, क्योंकि ये सेम पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं। कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर हो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ही लगेंगे, उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसमें लगेंगे, इसलिए ये एक कोहेसिव फोर्स है। अब जैसे इस फोर्स के कारण बहुत कुछ होता है। अब जैसे आप देखोगे कि सॉलिड, हम लोग नाम देते हैं सॉलिड, सॉलिड बोलने से ही लगता है एकदम ठोस कुछ। जैसे आप वुड का एग्जांपल ले सकते हो। वुड जो है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, मान लेते हैं ये वुड है, एक टेबल है, तो इसके पार्टिकल्स जो होंगे कुछ इस तरीके से होंगे, यानी उनके बीच का जो गैप है बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच, पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी खींचने का अट्रैक्टिव फोर्स है, वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पार्टिकल्स बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए वो बॉडी सॉलिड के रूप में कहलाती है, यानी ठोस। लिक्विड में क्या होता है? अगर हम लोग लिक्विड का बात करें, उसमें पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इसलिए उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है? कम होता है, इसलिए वो दूर जाता है, तो इसलिए वाटर फ्लो कर सकता है, लिक्विड फ्लो कर सकता है। एयर में बहुत दूर दूर होते हैं, डिफ्यूजन। आप अगर कहीं किसी और रूम में बैठे हुए हैं और कहीं एक अगरबत्ती जल रही है, तो उस रूम तक अगरबत्ती का स्मेल आ जाता है। कैसे? डिफ्यूजन, पार्टिकल बहुत दूर दूर है। तो ये सारे टर्म्स हुए, तो ये इंटर पार्टिकल फोर्स हुआ। अब आते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट टर्म है वो है ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मोशन। तो हम लोग का नेक्स्ट टर्म है ब्राउनियन मूवमेंट। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट, एक केमिस्ट, उनका नाम था साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया, एक वाटर लिए और इस वाटर पे उन्होंने क्या किया, कुछ पॉलन ग्रेन्स को गिरा दिया इन्होंने, और उस पॉलन ग्रेन्स को उन्होंने देखा क्या, जब ऑब्जर्व किया, जैसे उन्होंने ड्रॉप किया, उन्होंने देखा कि पॉलन ग्रेन्स मूव कर रहा है, रैंडमली इधर से उधर वो घूम रहा है। तो उन्होंने सोचा कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये मूवमेंट हो क्यों रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड कैसे करेंगे? अब अगर हम यहाँ पे हैं, कोई ऑब्जेक्ट कहीं और है, दोनों रुका हुआ है, तो हम दोनों एक दूसरे से कोलाइड कभी करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं कर सकते हैं। कोलाइड करने का दो ही हो सकता है, या तो दोनों मोशन में आ जाए, या एक रुका रहे या दूसरा मोशन में जाए, डायरेक्शन उसी में टकरा जाए। तो कोलाइड
कर रहा है, इसलिए ये पोलन ग्रेन्स भी मूवमेंट कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने एक बताया कि तो ब्राउनियन मूवमेंट को उन्होंने डिस्कवर किया, इसका नाम दिया ब्राउनियन मूवमेंट। तो उन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट है क्या? सो द रैंडम मोशन ऑफ particles suspended in fluid, क्योंकि उन्होंने फ्लूइड्स में देखा, तो सस्पेंडेड इन फ्लूइड रिजल्टिंग फ्रॉम their collision with fast moving molecules और particles, in fluid, यानी एक गया और दूसरे से टकराया, तो दूसरा तीसरे से टकराएगा, इस तरह से। और लेकिन ये मूवमेंट तो था, एक कोई डायरेक्शन में नहीं था, ये इधर उधर, मतलब हर डायरेक्शन से। लिक्विड जो है, आप क्लासेस में पढ़ेंगे प्रेशर में, कि लिक्विड जो है हर तरफ फोर्स लगाती है, अपने वॉल ऑफ कंटेनर पे, एट द बॉटम ऑफ कंटेनर अपवर्ड भी लगाती है, तो हर तरफ वो फोर्स लगाती है। तो इसी तरह हमने देखा कि यानी चारों तरफ ये मूव कर रहा है रैंडम मोशन की, जैसे मक्खी कैसे मूव करती है इधर उधर, उसी तरीके से, कोई डायरेक्शन नहीं था मोशन का। तो इसलिए उन्होंने नाम दिया इस मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट। ये मूवमेंट जो होता है रैंडम मोशन, ये सिर्फ लिक्विड में नहीं, ये सॉलिड में भी होती है और गैस में भी हो सकता है। सॉलिड में बहुत कम होती है और गैस में बहुत ज्यादा होता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है किस पे? पहले दो टर्म पे, इंटर पार्टिकल फोर्स और इंटर पार्टिकल स्पेस पे। तो ये था हमारा ब्राउनियन मूवमेंट। अब आते हैं हम लोग, और ये बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको हम लोग बारी बारी से अलग अलग टॉपिक में उसको देखेंगे। तो अब आते हैं, तो हम लोगों का आगे का नेक्स्ट टॉपिक है, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। सो लेट्स स्टार्ट स्टेट्स ऑफ मैटर। So let's start states of matter. Look, अभी इन आवर सिलेबस, हम लोग के सिलेबस में जो है, तो देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग के सिलेबस में 3 पढ़ना है। वैसे आजकल तो नया हम लोग आजकल जान रहे हैं, 2 और डिस्कवर हो चुका है, लेकिन उसको हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को जानना है 3। कौन कौन है? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सिलेबस में नहीं है, जैसे प्लाज्मा स्टेट चौथा था, और 5वां है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये दोनों हम लोग के सिलेबस में नहीं है। हम लोग को बात करना है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो सबसे पहली बात ये है, तो कुछ हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस आखिर मैटर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में तोड़ रहे हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी के आधार पे ही तोड़ रहे होंगे। कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जिसके बेसिस पे हमने मैटर को इस तीनों स्टेट्स पे क्या किया है, डिवाइड किया है, बताया है कि भाई 3 स्टेट्स होते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो ये है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यानी प्रॉपर्टीज which decide the state of matter। क्या है प्रॉपर्टीज? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है आपका, जो हम लोगों ने अभी टर्म्स देखा, इंटर पार्टिकल स्पेस।
यानी पहला सॉलिड लिक्विड गैस बताना है तो उसके लिए हम लोग को इंटर पार्टिकल स्पेस जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है। दूसरा है इंटर पार्टिकल फोर्स और तीसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन। अभी मैंने बताया कि पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं, तो रैंडम मोशन में होता है तो जब कोई पार्टिकल्स कोई भी सब्सटेंस अगर मोशन में है तो उससे जो एनर्जी पॉजेज होती है, जो एनर्जी पॉजेज होती है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं को बेस मान के हमने मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? तीन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम लोग अब देखेंगे बारी बारी से, सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे, लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे और गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड, सो लुक हियर, ठोस, हिंदी में इसको ठोस कहा जाता है, सॉलिड। तो सॉलिड होता क्या है? तो देखो यहां पे व्हेन, सिंपल, अगर हम लोग को डिफाइन करना है, यानी हम लोग को डिफाइन करना है तो हम लोग के पास कितने बेस है? तीन, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी। तो व्हेन द इंटर पार्टिकल फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस, यानी अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल्स बहुत ही एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो मूवमेंट उसका क्या होगा? बहुत ही कम होगा, क्योंकि स्पेस मिल नहीं रहा है मूवमेंट का, तो वो मूव कर नहीं पा रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही क्या है? कम हो गया है। तब उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट बोलते हैं। ओके, तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन, when the interparticle force is very strong, यानी मैक्सिमम बहुत ज्यादा, and the kinetic energy is very small, then the matter exists as a solid। मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इन सॉलिड स्टेट इंटर पार्टिकल फोर्स मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा होता है, और मैक्सिमम होने के कारण उसका स्पेस क्या हो जाएगा? कम, उसको और नजदीक खींच लेगा। जिससे दूर है, दो पार्टिकल्स हैं, अब इन दोनों के बीच का फोर्स ज्यादा बढ़ जाए तो इन दोनों के बीच का स्पेस क्या हो जाएगा? धीरे धीरे घट जाएगा, एकदम नजदीक आ जाएंगे दोनों को। अगर फोर्स बहुत कम है तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, आराम से मूव कर सकता है। लेकिन एकदम नजदीक आ गए तो इसके कारण इस दोनों के बीच का जो मूवमेंट था वो कम हो गया। अब मूवमेंट कम हो गया, इसके कारण इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया? स्मॉल हो गया। तो इस तरह के मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल में? वुड, स्टील, ब्रिक, etc। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके आसपास, अपने आसपास देखो तो बहुत सारे सॉलिड्स हैं। जिसलिए आप लोग का यूटेंसिल्स सॉलिड है, जिसमें बर्तन में खाना बनता है वो सॉलिड है, ठीक है। तो ये हम लोग का, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इस सॉलिड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कुछ प्रॉपर्टीज होगा, तो उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। So next topic is characteristics of
सॉलिड स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो भाई क्या होता है सॉलिड में, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, मान के चलिए नेग्लिजिबल के बराबर, यानी इंटर पार्टिकल स्पेस इज नेग्लिजिबल। मान के चले कि नेग्लिजिबल बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। अब इसके कारण क्या हो रहा है स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस कारण, कि ये कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी इसको दबा नहीं सकते हैं। अगर ये बोर्ड देखो यहाँ पे, अगर इसको हम दबाएं तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं, इसके पार्टिकल्स क्या डिस्प्लेस नहीं हो सकता है कि पार्टिकल थोड़ा सा वाइब्रेट करें, लेकिन कंप्रेस नहीं होंगे, दबेंगे नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है। अगर मैं बात करूं कि आपको अगर स्पंज ले लें आप, वो दबेगा, कैसे दबता है, सोफा अगर है, सोफा पे हम लोग बैठते तो वो दबता है, लेकिन यहाँ के इस पूरे के पूरे इसमें देखते हैं कोई स्पेस नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा, कंप्रेस नहीं होगा। तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, अगर होगा भी तो नेग्लिजिबल होगा, कम होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन जैसे स्पॉन्ज, जो आप लोग को बताया मैंने, स्पॉन्ज क्या है कि अगर आपने देखा होगा स्पॉन्ज, अच्छा रसगुल्ला आपने खाया, रसगुल्ला उसमें तो रस भरा हुआ होता है, तो यहाँ पे इसमें आप फोम देख सकते हैं, फोम वो क्या होता है सॉलिड है, लेकिन उसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा क्या होता है, गैप होता है, हवा भरी होती है, जिससे कारण हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सारे सॉलिड को नहीं। स्पॉन्ज उसमें क्या है, एक्सेप्शन केस है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही हुआ कि इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच ड्यू टू लैक ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस। तो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाई सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सिंपल बोल सकते हैं ड्यू टू नेग्लिजिबल और लैक ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस। ओके, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, तो ठीक है कंप्रेस नहीं होता है, तो पार्टिकल्स को अगर हम लोग हीट करें, दबाएं, तो क्या होगा, तो देयर क्या होगा, द पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। पार्टिकल्स क्या होगा, वाइब्रेट करेगा अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे क्या होगा, मूवमेंट करेगा। यानी अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस हो गया, और आप लोग पढ़े होंगे साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, वाइब्रेशन के कारण। तो यानी इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होने लगे, टकराने लगे, कोलाइड करने लगे, लेकिन डिस्प्लेस नहीं होंगे, टकराएंगे और अपने पोजीशन पे फिर क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, दूसरा तीसरे से टकराएगा फिर वापस आ जाएगा। तो ये वाइब्रेशन हुआ, यानी टू एंड फ्रो मोशन। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, इसका जो डेंसिटी है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हाई है, स्पेस कम है, तो इसका डेंसिटी जो होगा है हाई डेंसिटी। इसका डेंसिटी क्या होगा बाबू, हाई होगा। और नेक्स्ट पार्टिकल, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब बताओ स्पेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी इफ, तो याद रखने वाली बात क्या है, इफ इंटर पार्टिकल फोर्स इज मैक्सिमम देन काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम। तो इस है लो और ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। एक आपको टर्म आएगा इसमें, और वो टर्म है रिजिडिटी।
रिजिडिटी, यानी द प्रॉपर्टी बाय विच एनी सब्सटेंस सेड टू बी रिजिड। रिजिड बोला जाता है। रिजिड का मतलब क्या हो गया? हम लोग किसको बोलते हैं रिजिड? सॉलिड को। यानी इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही कम, इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम, तो उस टाइप के प्रॉपर्टी को, कंडीशन को रिजिडिटी कहते हैं। तो सॉलिड हमारा क्या कहलाएगा? रिजिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिजिड कहलाएगा। ठीक है, यानी सॉलिड को हम लोग रिजिड कहते हैं। यानी और रिजिड क्यों कहेंगे? फोर्स के कारण, स्पेस के कारण और काइनेटिक एनर्जी के कारण। तो हम लोगों ने देखा, सॉलिड के बारे में डिस्कस किए आज हम लोग। तो अभी तक आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया? तो ब्राउनियन मोशन के बारे में, इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में, इंटर पार्टिकल फोर्स के बारे में, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब करने का, डिसाइड करने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत है: इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल स्पेस और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मोशन ऑफ अ बॉडी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे लिक्विड और गैस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। So if you have any problem, you can ask in the inbox. Thank you.